फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फ़िल्म कैसीनो के बारे में बताने जा रही हूँ। कैसीनो 1995 की एक महाकाव्य अपराध फ़िल्म है जिसका निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने किया था, जिसे स्कॉर्सेज़े और निकोलस पिलेगी ने बाद में नॉन-फिक्शन किताब कैसीनो लव एंड ऑनर इन लॉस वेगास से रूपांतरित किया है। इसमें रॉबर्ट डी नीरो, शैरोन स्टोन, जो पेस्की, डॉन रिकल्स, केविन पोलाक और जेम्स वुड शामिल है। यह फिल्म निर्देशक स्कॉर्सेज़े और डी नीरो के बीच 8वीं सहयोग थी। यह फिल्म कैसीनो लॉस वेगास में प्यार और सम्मान निकोलस पिलेगी द्वारा आधारित है। इसका संपादन थेल्मा शोनमेकर ने किया है। इसकी उत्पादन कंपनियां सीएलएसडीए, लेगेंडे एंटरप्राइजेस, देफिना और कपा हैं। इसकी रिलीजिंग डेट 14 नवंबर 1995, जो कि न्यूयॉर्क में प्रीमियर किया गया, और 22 नवंबर 1995 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मार्च 13, 1996 फ्रांस में रिलीज़ की गई थी। इसकी टोटल टाइमिंग 178 मिनट्स की है। यह संयुक्त राज्य फ्रांस के देशों में बनाई गई है और इसकी भाषा अंग्रेजी है। कैसीनो सैम एस रोथस्टीन डिनेरो पर आधारित, जो एक यहूदी अमेरिकी जुआ विशेषज्ञ हैंडीकैपर है, जिसे शिकागो आउटफिट द्वारा लॉस वेगास में टेंजियर्स कैसीनो में दिन प्रतिदिन के कैसीनो और होटल संचालक की देखरेख करने के लिए कहा जाता है। अन्य प्रमुख पात्रों में निकी सेंटोरो, पेस्की, एक निर्मित आदमी, और सैम का दोस्त, और जिंजर मैककेना, एक स्ट्रीटवाइज चिप हसलर शामिल है, जिसमें सैम शादी करता है और उसकी एक बेटी है। फिल्म में सैम द्वारा कैसीनो के संचालन, अपनी नौकरी में आने वाली कठिनाइयाँ और कैसीनो के साथ माफिया की भागीदारी और लॉस वेगास में वर्षों में बदलाव के कारण उसके रिश्तों और स्थिति के धीरे धीरे टूटने का विवरण दिया गया है। प्राथमिक पात्र वास्तविक लोगों पर आधारित है। सैम फ्रैंक रोसेंथल के जीवन से प्रेरित है, जिन्हें लेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1968 से 1981 तक शिकागो आउटफिट के लिए लास वेगास में स्टारडस्ट, फ्रोमोटा मरीना और हैसिंडा कैसीनो चलाए थे। निकी और जिंजर क्रमशः भीड़ प्रवर्तक एंथनी स्प्रिलोत्रो और पूर्व नर्तक और सोशलिस्ट गैरी मैक्सकी पर आधारित है। कैसीनो को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 22 नवंबर 1995 को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के साथ रिलीज़ किया गया था और यह दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। स्टोन के प्रदर्शन को प्रशंसा के लिए चुना गया, जिससे उन्हें मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। 1973 में स्पोर्ट्स हैंडीकैपर और माफिया सहयोगी सैम एस रोथस्टीन को शिकागो आउटफिट द्वारा फ्रंटमैन फिलिप ग्रीन के साथ टेंजेरियस कैसीनो चलाने के लिए लास वेगास भेजा गया था। सैम ने जल्द ही कैसीनो के मुनाफे को दोगुना कर दिया। अतिरिक्त बेहिसाब नकदी को कैसीनो काउंट रूम से सीधे निकाल लिया गया और मिडवेस्ट माफिया मालिकों तक पहुंचा दिया गया। शिकागो के बॉस रेमो गगी, सैम के बचपन के दोस्त और भीड़ को लागू करने वाले निकी सेंटोरो को सैम कैश स्कीम और कैसीनो की सुरक्षा के लिए भेजते हैं।
निकी ने अपने छोटे भाई डोमिनिक और बचपन के दोस्त फ्रैंकी मैरिनो को शेकडाउन और आभूषण चोरी में विशेषज्ञता वाले एक अनुभवी दल को इकट्ठा करने के लिए भर्ती किया। लॉस वेगास में निकी की आपराधिक गतिविधियों ने मीडिया और पुलिस का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया और अंततः उसे नेवादा के हर कसीनो से प्रतिबंधित करते हुए ब्लैक बुक में डाल दिया गया। सैम की मुलाकात खूबसूरत चोर कलाकार शोगर्ल और पूर्व वेश्या जिंजर मैककेना से हुई। उससे प्यार हो गया। उनकी एक बेटी एमी है और वह शादीशुदा है। फिर भी जिंजर ने अपने लंबे समय के प्रेमी हसलर और दलाल लेस्टर डायमंड के साथ रिश्ते के कारण उनकी शादी में जल्द ही उथल-पुथल मच जाती है। सैम ने निकी के दल को लेस्टर को हरा दिया और जब उन्होंने उसे सैम से $25,000 लेते हुए पकड़ लिया। 1976 में सैम ने स्लॉट मैनेजर डॉन वार्ड को अक्षमता के कारण निकाल दिया। वार्ड क्लार्क काउंट आयोग के अध्यक्ष पैट वेब का बहनोई है, जो सैम को वार्ड को फिर से काम पर लगाने के लिए मनाने में असमर्थ है। वेब सैम के गेमिंग लाइसेंस को अस्वीकार करने की व्यवस्था करता है, जिससे सैम की स्थिति खतरे में पड़ जाती है। सैम कैसीनो के अंदर एक स्थानीय टेलीविज़न टॉक शो की मेज़बानी करना शुरू कर देता है, जिसे निकी और घर वापस आने वाले बॉस दोनों अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने के लिए परेशान हो जाते हैं। सैम चल रहे पुलिस और राज्य सरकार के दबाव के लिए निकी की लापरवाही को दोषी मानता है और निकी को लास वेगास छोड़ने के लिए सैम के प्रयासों ने उनकी दोस्ती को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। जब मिडवेस्ट मालिकों को पता चलता है कि अंदर के लोग उनकी स्कीम से चोरी कर रहे हैं, तो वे ऑपरेशन की देखरेख के लिए कैंसस सिटी के अक्षम अंडरबॉस आर्टी पेस्कानो को नियुक्त करते हैं। आदेशों की अवज्ञा करते हुए पेस्कानो ऑपरेशन का विस्तृत लिखित रिकॉर्ड रखता है। इसके अतिरिक्त पेस्कानो के किराने की दुकान में रखे गए एक FBI बग ने उसे स्कीम के बारे में विस्तार से बात करते हुए पकड़ लिया, जिससे टेंजेरियस कैसीनो की पूरी जांच शुरू हो गई। 1980 में जिंजर ने छोटी एमी का अपहरण कर लिया, जो उसे और लेस्टर के साथ यूरोप भागने की योजना बना रही थी। सैम जिंजर और एमी के साथ लौटने के लिए मना लेते हैं, फिर उसे फ़ोन पर उसे मारने की योजना बनाने सुन लेता है। क्रोधित होकर सैम ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह मान गया और उसे माफ़ कर दिया। जिंजर निकी को स्थिति के बारे में बताता है और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। सैम को जल्द ही उनके अफेयर का पता चल जाता है। वह जिंजर से बढ़ जाता है और निकी के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है। जब निकी जिंजर से सैम को मारने के लिए कहता है और FBI के पास जाने की धमकी देती है, तो उसके साथ उसे रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जिंजर सैम को छोड़ देता है और उसके सारे पैसे और गहने ले लेता है। फिर FBI से संपर्क करते हुए उन्हें कुछ नहीं बताता है, लेकिन उनके पास पहले से भी सभी सबूत है जिनके उन्हें ज़रूरत है। 1982 में FBI ने पेस्कानो के रिकॉर्ड का पता लगाया, टेंजेरियस को बंद कर दिया और ग्रीन सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। FBI सैम को निकी और जिंजर के एक साथ तस्वीरें दिखाकर मदद के लिए संपर्क करती है, लेकिन वह उन्हें ठुकरा देता है। शिकागो के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमे के लिए तैयार हो जाए और कोई भी उनके खिलाफ गवाही दे सकता था, उसकी हत्या की व्यवस्था
करे। 1983 में लॉस एंजलिस में जिंजर की गर्म खुराक से मृत्यु हो गई। सैम को संदेह हुआ कि बॉस जिम्मेदार हो सकते हैं। उसी वर्ष सैम एक कार बम विस्फोट में बाल बाल बच गया। उसे संदेह हुआ कि निकी ही इसका दोषी है। सैम का कहना है कि मालिकों ने बमबारी को अधिकृत नहीं किया क्योंकि उनके पास उसके लिए अन्य विचार थे। 1986 में मालिकों ने कहा गया है, ठीक वही से जहां मैंने शुरू की थी, जैसा कि सैम ने अलंकृत रूप से पूछने से पहले कहा, क्यों एक अच्छी चीज़ को गड़बड़ करो, और वह यही है। वह अपना धूप का चश्मा उतारता है और सीधा सामने देखता है और इस सब पर विचार करता है। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म का बजट 40 से 50 मिलियन डॉलर के बीच था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 116.1 मिलियन डॉलर कमाए हैं।